क्लास 10th सीजी बोर्ड है ना। टाइम टेबल आ गया। पेपर कब से है? 3 से बोले ना। 3 मार्च से लेकर के 21 तक हमारा मेन पेपर है। 23 को एक एक्सटर्नल पेपर है। तो मे बी 21 तक आप लोग खाली हो जाएंगे मार्च में, और आपको क्लास 11th का बंदा गिना जाएगा, है ना। 21 मार्च के बाद आप 11वीं के कैंडिडेट कहलाएंगे। तो ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। सीजी बोर्ड ने अपने टाइम टेबल को रिलीज़ कर दिया। मैंने एक वीडियो भी बनाया, आपने देखा है टाइम टेबल से रिलेटेड? देखा है कि नहीं? अच्छी बात है। नहीं देखा है ना, तो अच्छी बात है। देखे हो? ओके। तो बहरकैफ 10th 12th दोनों का टाइम टेबल आ गया। अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। आज कितनी तारीख है भाई? 30 दिसंबर 2021। एक दिन रह गए हैं 2021 ख़त्म होने के लिए। तो आज की शाम हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं आपके मैथमेटिक्स के असाइनमेंट की। जिस तरह से हम लोग लास्ट 4 असाइनमेंट डिस्कस करते आ रहे हैं डिटेल एनालिसिस के साथ, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सेकंड लास्ट असाइनमेंट को भी हम लोग डिटेल तरीके से कवर करें। इसके बाद एक असाइनमेंट आपका और आना है, जो हमारा 6वां असाइनमेंट होगा, और उसके बाद फिर आपके असाइनमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो जनवरी का असाइनमेंट एक और आएगा। ये जो असाइनमेंट है ये 5th असाइनमेंट है, 5वां, और ये सिर्फ एक चैप्टर से बनाया गया है, और वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यही है 15वें चैप्टर से ये क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के टोटल, और एक ही चैप्टर से हैं। इसी तरह से जो हमारा अगला असाइनमेंट आएगा 6वां असाइनमेंट, वो भी एक सिंगल चैप्टर से आएगा, और वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा 16 चैप्टर डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके 5th असाइनमेंट के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10th का है, और जिसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। ठीक है, तो एक सुझाव आपको रहेगा कि जितने क्वेश्चंस असाइनमेंट के आपके आ रहे हैं उनकी लिस्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 3 मार्च से डिसाइड कर लिए गए हैं बोर्ड की तरफ से कि 3 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, दूसरी तरफ कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आज के डेट में ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो केस है वो हमारे भारत में 900+ चल रहा है। कितना? 900 पार हो गया है। और आज ही का न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो बहुत सारे कोविड पेशेंट्स मिले हैं आज के डेट में छत्तीसगढ़ में। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो 13,000+ केसेस कोविड के आज की डेट में आए हैं। 30 दिसंबर की तारीख को 13,000+ केसेस, यानी 13,000 से ज़्यादा नए मरीज़ मिले हैं कोविड के, जिसमें से 900 से ज़्यादा मरीज किसके हैं? ओमिक्रॉन के, जो नया वेरिएंट चल रहा है। तो इशारा तो आप समझ ही रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको एज ए गुड न्यूज़ मान के पढ़ाई लिखाई बंद कर देना, ये समझदारी का सौदा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, और बोर्ड ने पक्का डिसाइड कर लिया है कि इस बार आपका पेपर ऑफलाइन लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। बाद में तो कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके लिए हमको बहुत पापड़ बेलना पड़ा था, हमको और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी वैसा कोई रुझान तो बन नहीं रहा है, इसलिए आपको क्या करना है? पढ़ाई, रिवीजन। सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास, और आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सारे चैप्टर्स हैं, तो टाइम बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले चैप्टर से आप अपने रिविजन्स को स्टार्ट कीजिए, और जितने असाइनमेंट आए हैं उनके क्वेश्चंस को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम हुए तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आ गया समझ में? इसके अलावा 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको बनाने हैं 2018, 2019 और 2020, क्योंकि 21 में तो पेपर हुआ नहीं, इसलिए 18, 19, 20 के तीनों सेट के पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं हर सब्जेक्ट के। समझ आ रहा है? मैथमेटिक्स के लिए हमारे चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको 2018 और 19 के पेपर मिल जाएंगे। 2020 का पेपर हम लोग कुछ दिन बाद यहीं रिकॉर्ड करेंगे टाइम निकाल के। ठीक है, तो उसको हम बाद में अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहरकैफ 18, 19 के तीनों सेट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। हो गया जी?
अब हम बात करते हैं असाइनमेंट के ऊपर। ये हमारा 5वां असाइनमेंट है और एक ही चैप्टर से हमारे सारे क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चंस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 15, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीजी बोर्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बोर्ड पे है देखिए। फाइंड द सरफेस एरिया, क्या निकालना है हमको, और दूसरी चीज वॉल्यूम किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। आया समझ में? हर क्वेश्चन में अगर कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो डायग्राम बनाइए। अब चूंकि ये सिलेंडर है तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और गिवन लिखेंगे। जिस फिगर के बारे में बात हो सबसे पहले उस फिगर का नाम लिखिए, फॉर सिलेंडर। ठीक है, और जरूरत पड़े तो उसका डायग्राम भी बना लीजिए अगर टाइम है तो, अदरवाइज डायग्राम इज नॉट मैंडेटरी। दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट। हो गया? ओके, अब हम पढ़ते हैं। 2 चीजें हमको निकालनी है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आपको मालूम है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, जो भी चीज पूछी जाती है तुरंत उसका फॉर्मूला इमीडिएट इमेजिन कीजिए, याद कीजिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए? सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया, कौन सी सरफेस? अब इसने टोटल सरफेस तो लिखा नहीं, होल सरफेस भी नहीं लिखा, तो सिलेंडर में तो 3 सरफेस होती हैं, तो हम कौन सा सरफेस एरिया निकालें? बोलिए, टोटल सरफेस निकालें कि होल सरफेस एरिया निकालें? क्या निकालेंगे? अगर उन्होंने सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या? अदरवाइज वो बोलते कि कर्व सरफेस निकालो, ये वाला कर्व। समझ में आया? तो उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, सरफेस एरिया निकालिए, इसलिए हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं कि कर्व की बात हो रही कि टोटल की, इसलिए हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला बनता है इसका? बोलिए, 2 पाई r प्लस h, यही बनता है ना। अगली चीज है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद कीजिए, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यही 2 है। अब दोनों चीज अगर हमको निकालनी है तो सिर्फ हमको 2 चीजों की आवश्यकता है, एक है हमारा रेडियस और दूसरा क्या है, हाइट। यहाँ भी रेडियस और हाइट, तो रेडियस और हाइट अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिर्फ 2 चीज हमको चाहिए, रेडियस और हाइट। अब देखिए क्वेश्चन में वो चीजें दी हुई हैं कि नहीं। हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है, और क्या दिया है, हाइट। तो 2 में से एक चीज, हाइट तो दी हुई है ना, तो उसको गिवन बना के हम लिख लेते हैं। कितना है हाइट, 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमको क्या दी हुई है, सरकमफ्रेंस, और ये कितना है, 44 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि अगर सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, चाहिए क्या, हाइट और रेडियस, दोनों चाहिए, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। तो एक चीज तो हमको दी हुई है, हाइट, सीधे सीधे। दूसरी चीज, किस चीज की कमी है हमको, रेडियस की, तो रेडियस देना चाहिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने रेडियस दिया है लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया है, समझ आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा चीज हमको दिख रही है सरकमफ्रेंस, इसकी जरूरत तो नहीं है हमको, तो ये किस लिए दी हुई है, रेडियस निकालने के लिए। क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, उसमें r आया कि नहीं आया, तो हम यहाँ से r निकालेंगे। तो जो एक्स्ट्रा चीज दी होती है वो जिस चीज की आपको कमी है उसको निकालने के लिए दी होती है। तो सरकमफ्रेंस क्यों दी हुई है, रेडियस निकालने के लिए। इसलिए सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे। हाइट हमारे पास है ही, जब r और h दोनों आ जाएंगे तो बारी बारी से दोनों का फॉर्मूला लगा के दोनों चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सरकमफ्रेंस से। नोट करेंगे, सिंस सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमको आता है 2 पाई r एंड दिस इज इक्वल टू 44। हमको r चाहिए, सो r इज इक्वल टू 44। देखिए r चाहिए तो ये दोनों चीजें r के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल की उधर जाएंगी तो कहाँ पहुँच जाएंगी, डिवाइड में। 2 से तो इसको हम कटा देते हैं, दिस इज 22 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू रखना पसंद करेंगे, रख लीजिए, नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको सरफेस एरिया निकालना है, उसमें पाई आता ही है, कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ भी पाई आता ही है, कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो इसकी वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इतने पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, और हम चाहें तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व भी करेंगे तो बड़ा आसान है। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये अपन जानते हैं ना, पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ रख देते हैं। हाँ, पाई की जगह मैं रख रहा हूँ 22 और अपॉन का 7 अपन कहाँ लगाते हैं, ऊपर, तो ये 22 कैंसल, सिर्फ क्या बचा, तो रेडियस हमको मिल गया 7 सेंटीमीटर। हाइट अपने पास है ही, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम बारी बारी दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो अब हम निकालेंगे पहली चीज़ टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 2πr मल्टीप्लाई r प्लस h। वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r, r है हमारा 7, फिर ब्रैकेट r है 7 और h है 10 प्लस के साथ। तो ये 7 तो वैसे ही कट गया, 7 नीचे 7 ऊपर मल्टीप्लाई कट गया, 7 प्लस 10 कितना हो गया 17। तो अब देखिए 2 इंटू 22 इंटू कितना हो गया ये 17, ये तो हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाय 17, 44 मल्टीप्लाइड बाय 17 आप कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 7 चौको 28, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 बचा हमारे पास ना, 7 चौको 28, 4 एकम 4, 28 और 4 32, और कैरी कितना आया था हमारा 2, तो 32 और 2 34, 3 कैरी बचा, 1 4 जा 4 और 3 कितना हो गया 7। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, दिस इज एरिया, सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया टोटल सरफेस एरिया का। आ रहा है आपका ये टोटल सरफेस एरिया, पक्का। दूसरी चीज हमको वॉल्यूम निकालनी, वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। पाई को हम लिखेंगे 22/7, r का स्क्वायर है, मतलब r कितनी बार मल्टीप्लाई में है 2 बार, तो हम 2 बार r की वैल्यू लिख देंगे। r कितना आया था हमारा 7, तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, h की वैल्यू है 10, एक 7 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा देखो, 22 इंटू 7 इंटू 10, यही करना है ना, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके 10 का एक जीरो लगा देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये एक जीरो लग गया 1540। ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में क्या लगाते हैं हम, क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम का आंसर हो गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आया टोटल सरफेस एरिया। अगर इसमें कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना होता, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कर्व सरफेस पूछा हो, क्या पूछा हो, टोटल सरफेस ना पूछा हो। अब उन्होंने कर्व लिखा नहीं, इसलिए कंफ्यूजन है, टोटल होगा या कर्व होगा। सपोज अगर वो कर्व पूछते तो हम इसको कैसे निकालते। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr इंटू h। वैल्यूज को पुट करते, r की वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये कैंसिल हो गया, 44 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 440, और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होता, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आया। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट करें ये सेकंड क्वेश्चन। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया वो हमारा 15 चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 3 से था, 3 ना। पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का जो आपका आया है वो आपके एग्जाम्पल नंबर 3 से आया था, और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ये है एग्जाम्पल नंबर 1, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया एग्जाम्पल नंबर 1 को ही। ठीक, देखिए, इफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है हमारे पास। क्यूबॉइड तो आता है ना आपको बनाना, हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं। ये है हमारा क्यूबॉइड, ओके। इफ ए क्यूबॉइड विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये वाली जो लेंथ है इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ब्रेथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये जो चौड़ाई है ये कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक। एंड द लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल इज √141, ये बीच में दिया है सॉल्यूशन में, एग्जाम्पल में। स्पेस डायगोनल किसको कहते हैं, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। किसको, जैसे ये कमरा क्यूबॉइड है तो स्पेस डायगोनल कहाँ से जाएगा, कमरे के अंदर अंदर, किसी दीवार को टच नहीं करेगा। तो इस कोने से लेके वो उसके नीचे अपोजिट में जो कॉर्नर है, ऐसे हवा में कमरे के बीचों बीच ऐसे जाएगा,
यही था ना स्पेस डायगोनल। तो अगर इस डायग्राम में हम समझना चाहें तो इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे, अंदर है अंदर हवा में, ऐसे हवा में ये वाली लाइन आ गई, ये लाइन क्या कहलाती है? इस स्पेस डायगोनल की लेंथ उन्होंने बताई है √141 सेंटीमीटर। दिस इज स्पेस डायगोनल। ये किसी दीवार को नहीं टच कर रही, हवा में अंदर अंदर ये स्पेस डायगोनल ऐसे गई है, ठीक है। अदरवाइज लेक्चर तो अटेंड कर चुके हैं आप इसका, तो आपको समझ में आता है। ओके, दिस इज स्पेस डायगोनल। ओके, अब हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की ऊंचाई कितनी होगी? ये वाली हाइट, ठीक है। तो स्पेस डायगोनल इन्वॉल्व हुआ है। स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला हमको आता है। सबसे पहले गिवन बनाएंगे, कौन से फिगर की बात हो रही है, तो अब यहां लिखेंगे फॉर क्यूबॉइड क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ, और क्या दिया हुआ है? ब्रेथ, और हमको क्या निकालना है? हाइट, ये, और हमको क्या दिया है? स्पेस डायगोनल लेंथ, लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल। ओके, D इज इक्वल टू √141 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है स्पेस डायगोनल की लेंथ। ओके, स्पेस डायगोनल, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है ना फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला स्पेस डायगोनल का क्यूबॉइड के लिए √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, ये यही है ना फॉर्मूला, यही है ना, √L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू, जो दिया है वैल्यू वही है। हमको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है ताकि स्क्वायर रूट क्या हो जाए? कैंसल। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये इधर का स्क्वायर इधर का रूट खत्म, ये सिर्फ क्या बचा? L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू 141। समझ आ रहा है? L और B की वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ H ही बचा ना। L की वैल्यू कितनी? 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। B की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस H²। देखिए इस इक्वेशन में कितनी अननोन क्वांटिटी दिख रही है आपको? कितनी अननोन क्वांटिटी है? अननोन यानी जिसकी वैल्यू ना हो, बाकी तो सब नंबर ही है। ऐसा कौन है? H, एक अननोन क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए कितने इक्वेशन लगते हैं? एक। वो एक इक्वेशन यही है, H की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को उठा के उधर फेंक दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसका स्क्वायर यही कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए? 116 H²। 116 को उस तरफ भेज देते हैं। सो H² इज इक्वल टू 141 माइनस 116। समझ आ रहा है? ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। अब 141 में 116 माइनस कीजिए, कितना आता है? 25 आता है क्या? 11 में से 6 गया 5, और ये 13 हो गया, 13 में से 11 गया 2, आया 25। ये H² है, तो H कितना होगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो, और ये रूट से बाहर कितना बन के निकलता है? तो हाइट कितना हो गया क्यूबॉइड का? 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज, अब आप देखिए आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में बुक में आपको हाइट 5 सेंटीमीटर दिया होगा क्वेश्चन में, और उन्होंने क्या पूछा होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के उन्होंने ऐसा बना लिया। समझ आ रहा है? ये नोट कर लें आप। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आया है एक्सरसाइज नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? सही बोल रहा हूँ मैं? एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है, चौथी प्रश्नावली से। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। क्या चीज़ दिया है? वॉल्यूम दिया नहीं है, वॉल्यूम का रेशियो दिया है। और रेशियो आप पहले पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो क्या चीज़ होता है? कंपैरिजन किसी दो चीज़ का। तो यहाँ पर कंपैरिजन वॉल्यूम किस में? रेशियो में किया गया है। और रेशियो किस लैंग्वेज में बात करता है? गुना में, ठीक है। और किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जगह को, स्पेस को। तो दो स्फीयर हैं, एक ये वाला स्फीयर है बड़ा, बिग, और ये वाला स्फीयर है स्मॉल।
दो स्फीयर है, एक बड़ा एक छोटा। स्फीयर किसको बोलते हैं? फुटबॉल को। तो एक बड़ा फुटबॉल, एक छोटा फुटबॉल। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बड़ा फुटबॉल होगा तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, r1 मान लिए। एक छोटा फुटबॉल होगा तो उसका रेडियस भी छोटा होगा। तो दोनों के रेडियस छोटे बड़े होंगे, इसलिए अलग अलग हैं, तो उनको दिखाने के लिए एक को r1 लिख दिए, एक को r2 लिख दिए। समझ में आ गया? अब उन्होंने ये बोला, देखिए द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 64:27। दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो यानी कंपैरिजन में कितना दिया हुआ है? 64:27। यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम, इसके अंदर की जगह अगर 64 गुना है, 64 गुना, तो दूसरे स्फीयर में कितने गुना वॉल्यूम होगी? 27 गुना। गुना समझ रहे हैं ना? उसके अंदर की जगह, स्पेस, इसके अंदर कितना स्पेस है? 64 गुना। तो इसके अंदर सिर्फ 27 गुना। तो ये ज़्यादा बड़ा, ये छोटा, इसमें ज़्यादा स्पेस, इसमें छोटा, तो इसका बड़ा रेडियस, इसका छोटा रेडियस। ये चीज़ समझ में आया? अब हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। सरफेस एरिया नहीं पूछा है कि आप बता दें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। वो सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, और रेशियो में हमेशा लैंग्वेज कौन सी होगी? एक इतने गुना, दूसरे इतने गुना। तो इसका सरफेस एरिया आएगा मान लो 10 गुना, तो उसका आएगा 6 गुना। कम ही रहेगा ना, वो तो छोटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भी गुना में बताया जाएगा, रेशियो में बताया जाएगा। अब जो चीज़ हमको निकालनी, ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला याद कीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4πr²। यही होता है ना, 4πr²। तो 4 तो नंबर है, पाई भी नंबर है, 22/7। सिर्फ लफड़ा कहाँ फंस रहा है? अब अगर ये वाला होगा तो मैं इसको r1 लिख दूंगा, पहला सरफेस एरिया, और ये वाला होगा तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख देंगे? r2 का स्क्वायर। भाई 4π तो सेम रहेगा, सिर्फ हमको क्या चाहिए? r1 r2। तो अगर मेरे को r1 r2 मिल जाए और मेरे को इसका रेशियो निकालना है, और आप सब जान रहे हैं रेशियो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे डिवाइड करके। जब हम डिवाइड करेंगे तो 4π तो चल बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? r1/r2। इसका स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, तो इसको हम क्या ले लें? कॉमन स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए हमको किस चीज की कमी खल रही है? दोनों के रेडियस के रेशियो में है ना। अलग अलग रेडियस तो नहीं मालूम है, रेडियस का क्या चाहिए? रेशियो। तो अगर आप कहीं से भी ढूंढ के रेडियस का रेशियो ले आए तो आप क्या निकाल सकते हैं? अगर रेडियस का रेशियो मिल जाए तो उसी का स्क्वायर कर देने से किस चीज का रेशियो बन जाता है? वो सरफेस एरिया का रेशियो। ये समझ में आया? S1/S2 सरफेस एरिया का रेशियो किसके बराबर है? दोनों के रेडियस का रेशियो निकालिए और उसको क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो वो सरफेस एरिया का रेशियो बन जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। तो सरफेस एरिया का रेशियो कब आएगा? जब हमारे पास क्या होगा? दोनों रेडियस का रेशियो, r1/r2 मतलब रेशियो ऑफ द रेडियस। ठीक। और उसी चीज को निकालने के लिए उन्होंने गिवन में क्या बताया है? वॉल्यूम का रेशियो इतना है। तो वॉल्यूम के रेशियो में r आएगा कि नहीं आएगा? r1/r2, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। तो एक को r1³ लिखेंगे, एक को r2³ लिखेंगे। तो उसमें से हम r1/r2 बना सकते हैं कि नहीं? जैसे ही r1/r2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो सरफेस एरिया का रेशियो बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया हिसाब किताब कि नहीं आया? आया। अब देखिए ना, दो स्फीयर हैं तो दोनों के लिए हम अलग अलग नोट करते हैं। लेट रेडियस ऑफ बिग एंड स्मॉल स्फीयर be r1 and r2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, r1 एंड r2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। दोनों स्फीयर का हमने रेडियस कुछ कुछ मान लिया, बड़े वाले का r1 मान लिया, छोटे वाले का r2 मान लिया। आपको पसंद नहीं है तो आप इसको कैपिटल R मान लीजिए, इसको स्मॉल r मान लीजिए, अलग अलग दिखना चाहिए, बस कुछ भी मानिए। समझ आ गया? अब हमको क्या दिया है देखिए गिवन में, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो दोनों के, जैसे पहले वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, या रेशियो में दिया है तो ऐसे बोलते हैं आप लोग इसको, इस2 में। तो दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 64:27 है ना? यही है ना जी, वॉल्यूम का रेशियो 64:27। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब रेशियो को अपन ऐसे भी लिखते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू व्हाट? 64/27। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको आता है, तो V1 यानी बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
4/3 पाई आर क्यूब। अब बड़े वाले स्फीयर का रेडियस हमने कितना माना है, तो इसको R1 कर देंगे डिवाइडेड बाय V2 कितना, फिर से वॉल्यूम तो वही होगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और ये सेकंड स्फीयर है, सेकंड स्फीयर का रेडियस हमने क्या माना है 2, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे 2, और ये हमको कितना दिया हुआ है 64 डिवाइडेड बाय 27, ये हो गया ना वॉल्यूम का रेशियो। यहाँ देखिए 4/3 ऊपर 4/3 नीचे कैंसल, पाई ऊपर पाई नीचे कैंसल, सिर्फ क्या बचा R1 R2। इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों की क्यूब को कॉमन, और ये है 64/27। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट। अब R1/R2 का कॉमन क्यूब है, उधर आया 64/27। अगर हम चाहें तो इस क्यूब को उधर भेजें तो क्या बन जाएगा बताइए, क्यूब पावर को इक्वल की उधर भेजने से क्या बन जाता है क्यूब रूट, समझ आया। तो आप उसको उधर भेज के भी बना सकते हो, या दूसरा तरीका ये है इसको भी ऐसे चेंज कीजिए कि ये भी पावर में कितना ले आए अपने 3, तो दोनों का पावर 3 हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं भी होता तो अगर दोनों का पावर सेम होता है तो बेस भी हम सेम मान लेते हैं इक्वल, समझ में आया। ये आपने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, कि जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल मान लिया जाता है, या जब पावर इक्वल होता है तो बेस भी इक्वल माना जाता है। ठीक है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका तो आप जान ही रहो, क्यूब रूट बना के, जैसे स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, दो का जोड़ा बनाते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। 3 उधर जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा, तो कितने का जोड़ा बनेगा 3 का जोड़ा बनेगा, बाहर निकलेगा रूट से, समझ में आया। तो कैसे बनाना पसंद करोगे आप, क्यूब वाला, क्यूब रूट वाला, कि पावर क्यूब करने वाला, क्यूब रूट वाला। ओके, इस 3 को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो यहाँ बचा R1/R2। ये 3 वाला पावर जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ऐसे 64/27, ये पावर यहाँ लिख दीजिए क्यूब रूट। ये क्यूब रूट बताएगा कि अंदर कितना मिलना चाहिए हमको, ट्रिपलेट, 3 जोड़ा रहेगा तभी वो रूट से बाहर निकलेगा। अब आप 64 को क्या किसी 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, अगर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ट्रिपलेट कंप्लीट होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, और एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64। तो आप देखिए 64 को हम लिखेंगे 4 × 4 × 4 हो गया। 27 को बताइए 3 × 3 × 3, आया समझ में। अब चूंकि यहाँ पावर में 3 लगा है तो अंदर अगर ये जोड़ा कंप्लीट हो गया ट्रिपलेट तो एक 4 बाहर आ गया, सिमिलरली एक 3 बाहर आ गया, और ये क्या मिल गया हमको R1/R2, ये रेशियो मिल गया रेडियस का। और हमने डिस्कस किया था पहले ही कि हमको सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए किस चीज़ की कमी है, रेडियस के रेशियो की, R1/R2 की, उसकी वैल्यू मिल गई। इसी का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, समझ आ रहा है। अब देखिए नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, यही लिखिए, यहां से स्टार्ट कीजिएगा ना, यहाँ ये लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, या हम ये करेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ मैं, नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। चलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, हो गया। सरफेस एरिया का रेशियो समझ में आया, तो ये कट पिट के क्या बचेगा, ये है ना। अब हमको खाली क्या चाहिए, R1/R2 की वैल्यू, वो यहाँ से उठा के रख देंगे। सो बताइए S1/S2 कितना, R1/R2 की जगह क्या लिखना है 4/3, सो 4/3 इसकी जगह आ गया, बाहर में क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ गया सरफेस एरिया का स्क्वायर, ना सॉरी नॉट सरफेस एरिया का स्क्वायर, सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S1/S2 कितना हो जाएगा 16/9। इसका क्या मतलब है, बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया अगर 16 गुना होगा तो छोटे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया 9 गुना होगा, छोटा हो गया। आया समझ में, ये हमारा आंसर है। तो इसको आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन हमारे सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 16 से आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है दूसरे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट। दो चीज़ें पूछा है सिलेंडर का, एक पूछा है रेडियस और एक पूछा है हाइट। तो दो अननोन क्वांटिटी हो गई, रेडियस और हाइट। दो चीज़ों को निकालने के लिए दो इक्वेशन लगेंगे। तो दो इक्वेशन के लिए क्वेश्चन ने दो जुगाड़ दिए होंगे। वो दो जुगाड़ देखिए आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन। If the volume and curved surface area of the cylinder are 24,750 cubic centimeter and 3,300 square centimeter, तो वॉल्यूम और कर्व सरफेस बता दिया क्वेश्चन ने। वॉल्यूम कितना बता रहा है 24,750 और कर्व सरफेस कितना बता रहा है 3,300 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हो गई। ये क्यों दी हुई हैं? ताकि आप इन दोनों से दो इक्वेशन बना लें। दो इक्वेशन क्यों बनाना है? क्योंकि आपको दो अननोन क्वांटिटी निकालनी है, रेडियस और हाइट। तो हमने गिवन में लिख लिया, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 24,750 और कर्व सरफेस एरिया हमको दिया है 3300। हमको रेडियस और हाइट निकालनी है। तो इन दोनों की हेल्प से हमको दो इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले हमने वॉल्यूम से शुरू किया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने याद किया, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 24,750। ये हमारा बीच में इक्वल साइन लगा तो ये एक इक्वेशन मान लिया गया। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमको दिया है कर्व सरफेस एरिया, उसको हमने लिख दिया 3300। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने याद किया 2 पाई आर इंटू एच, बीच में इक्वल लगा है इसलिए ये भी दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमको दो अननोन क्वांटिटी निकालनी है। और अब ये आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, बड़ा आसान है। तो मैंने क्या किया है, सेकंड इक्वेशन से मैंने h की वैल्यू निकाल ली है। वैल्यू निकालने का तरीका देखिए, 2 पाई आर h के साथ मल्टीप्लाई में है। मैं चाहता हूँ h बस इधर बचे, बाकी चीज़ इधर आ जाए। तो 2 पाई आर h के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको इक्वल के इस तरफ भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएंगी। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 3300 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये तीसरा इक्वेशन, h की वैल्यू निकल आई। ये मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाला है तो इसको पुट कहाँ करूंगा, पहले इक्वेशन में। तो अब हमने h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 24,750। जहाँ h था वहाँ हमने h की वैल्यू को पुट कर दिया और हमने इसको कैंसिल कराया। कैंसिल कैसे कराया देखिए, पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, ऊपर में r स्क्वायर यानी 2r था तो एक r बचा, 3300 डिवाइडेड बाई 2 बचा इज इक्वल टू 24,750 बचा। 2 से भी हमने 3,300 को कैंसिल कराया। 2 का टेबल पढ़ा 2 1 जा 2, तो 1 बचा इसमें, 1 और 3 13 हो गए। फिर 2 का टेबल पढ़ा 6 टाइम, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा 10 हो गया। 2 का टेबल पढ़ा 5 टाइम, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, एक जीरो लगा था बचा था उसको लगा दिया। तो 1650 मल्टीप्लाइड बाय r बचा, r मल्टीप्लाइड बाय 1650 इक्वल टू ये चीज़। अब r के साथ ये 1650 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। दोनों तरफ से जीरो हमने कैंसिल कर दिया। तो अब ये इधर क्या रह गया 2475 और नीचे क्या आ गया 165। दोनों को हमने 5 से कैंसिल कराया क्योंकि दोनों के लास्ट डिजिट में 5 था तो 5 से ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 का टेबल हमने 3 बार पढ़ा, 5 3 15, तो 16 में से 15 गया, एक बचा, फिर ये 15 हो गया। फिर 5 का टेबल हमने 3 बार पढ़ा, 15 आया, तो 33 बचा, इसको हमने 5 से कैंसिल कराया। 5 4 जा, यहाँ देखिए 5 4 जा 20, 4 बचा, 4 और 7 47 हो गया। 5 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा हमने, 5 9 जा 45, 9 टाइम, तो 47 में 45 गया, 2 बचा, 25 हो गया। फिर 5 का टेबल हमने 5 बार पढ़ा, 5 5 जा 25, कैंसिल हो गया। 495 बचा, नीचे 33 बचा। ये तो 11 से कट रहा था तो इसको 11 से काट दे, 11 3 जा 33, ये भी 11 से कट रहा है। देखिए 11 4 जा 44, 49 में 44 गया, 5 बचा, 55 हो गया। 11 5 जा 55, कैंसिल हो गया। 45 बचा, नीचे 3 बचा, तो इसको हमने काट दिया, 15 टाइम चला गया, 3 15 जा 45। तो हमको r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर मिल गई। अब हमने r निकाल लिया, इस r की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 में कहीं भी रखिए h आ जाएगा। मेरे पास इक्वेशन 3 इजी लग रहा था तो मैंने r की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया इक्वेशन 3 में। हमने यहाँ लिखा है पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ r की जगह हमने r की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू 22 अपॉन का 7 ऊपर रख दिया। इसको हमने काट पीट के सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 35। इसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपकी बुक से मैच नहीं करता, तो हो सकता है बुक के बाहर से बनाया गया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, एक हेमिस्फीयर यानी स्फीयर, फुटबॉल को आधा काट दीजिए तो एक जो कटोरी बनती है शेप, उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो अपन नोट कर लेते हैं ये किसके लिए है, फॉर हेमिस्फीयर। इसका शेप भी अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
ऐसे कटोरी जैसे बनता है ये। दिस इज हेमिस्फीयर एंड दिस इज रेडियस, ये ठीक है, ये भी रेडियस कहलाता है, दिस इज ऑल्सो रेडियस। सो इफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर, हमको डायमीटर दी गई है, ये सब हम गिवन नोट कर रहे हैं ना, याद रखिएगा। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर आप जानते हैं रेडियस का डबल होता है, तो इसको हम 2 टाइम r लिख सकते हैं एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सीधे रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस r, 2r इज इक्वल टू 6, तो 1r इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारा कटोरी का, 3 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और दूसरी चीज वॉल्यूम। तो 2 चीजें पूछी गई हैं और r से हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। पहली चीज हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए कैसे बनाते हैं, एक तो ये होता है कर्व सरफेस और एक ये बेस वाला कटोरी का, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, दिस इज कर्व सरफेस, दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब इसमें आंसर हम 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका देखिए, 3 इंटू पाई, और आर की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं, आर का स्क्वायर है तो यहाँ हम आर को 3 बार रखते हैं। तो देखिए 3 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27, तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया 27 पाई, और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप पाई की वैल्यू रख के भी आंसर दे सकते हैं, और वो भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। जैसे पाई का वैल्यू हमने रख दिया 22/7, तो 22 और 27, 22 और 27 को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप जल्दी में हैं तो इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं पाई की लैंग्वेज में, ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे भी बना लेते हैं, 27 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 14, एक बचा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 18, और एक ये ले लिए 19, फिर एक बचा, 2 दूनी 4 और एक 5, 594 डिवाइडेड बाय 7, इसको कैंसिल करा लेते हैं। 5 का टेबल हमने पढ़ा 8 टाइम, सॉरी 7 का टेबल, 7 8 जा 56, 59 में 56 गया, 3 बचा 34, तो अब 7 5 जा 35 होता है, तो 34 तो छोटा है, तो 7 4 जा पढ़ना पड़ेगा, 7 चौको 28, तो 34 में 28 माइनस किए, 6 बचा, डेसिमल लगा लिए, वो 60 हो गया। फिर 7 का टेबल हमने 8 टाइम पढ़ा, 56, 7 8 जा 56, 60 में 56 गया, 4 बचा, डेसिमल लग चुका है, 0 इमेजिन कर लीजिए, 40 हो गया, 7 5 जा 35, ओके। हमको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो हम चाहें तो हम ऐसे आंसर दे सकते हैं, हम चाहें तो डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं इस तरीके से। दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई थी वॉल्यूम, सेकंड चीज, तो दूसरी चीज हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हम चाहें तो पाई की लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, हम चाहें तो पाई की वैल्यू रख के आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम पाई के साथ आंसर लेते हैं। देखिए 2/3, पाई को हम एज इट इज रख रहे हैं, और r हमारा 3 था और यहाँ r का क्यूब है, तो उसको हम 3 बार रखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 3 इंटू 3 9, 3 3 जा 9, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया 18 पाई। अब चूंकि ये वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पाई के साथ इसका आंसर हो गया। हम चाहे तो पाई की वैल्यू रख के भी इसके आंसर को कोट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा आंसर देने का ऐसा हो जाएगा, ये 18 है, पाई की वैल्यू हमने रखा 22/7, 18 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, एक बचा, ओके, 2 एक कम 2 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, और एक ये 19, 2 एक कम 2 और एक 3, ये 7 से इसको हम डिवाइड करा देते हैं, 7 5 जा 35, 4 बचा, 46 हो गया, 7 6 जा 42, 46 में 42 हो गया, 4 बचा, हमने डेसिमल लगाया तो वो 40 हो गया, फिर 7 5 जा 35,
40 में 35 गया, 5 बचा, डेसिमल लगे हुआ है तो आप 5 के आगे एक जीरो इमेजिन कर सकते हैं, 50 हो गया, 7 7 जा 49, बस ये क्यूब लग गया। दिस इज वॉल्यूम। तो हम चाहें तो पाई के साथ इस तरह से आंसर दे सकते हैं, हम चाहें तो डेसिमल में इस तरह से आंसर दे सकते हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उसको नोट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आपके असाइनमेंट नंबर 5 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन। उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कवर अप हुए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो मैं लगभग सभी बच्चों के क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्ट देता हूं, तो आप वहां पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर ज्वाइन हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सजेशन, कोई क्यूरीज है तो कमेंट करें, उस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।